कि रात होते ही आखिर इसे क्या हो जाता है। कमला के चीखने की आवाज नीचे तहखाने से आ रही है, जल्दी चलिए, कहीं वो खुद को कुछ नुकसान न पहुंचा ले। सभी दौड़ते हुए नीचे तहखाने में पहुंचते हैं, जहां पर एक कमरे में छिपे हुए गुप्त तहखाने से कमला अंदर खुफिया कमरे में पहुंच गई थी। ये कौन सा खुफिया कमरा है माँ? आज से पहले मैंने तो कभी ये कमरा नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर शशि थोड़ा घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। क्या हो गया कमला, क्यों चिल्ला रही हो? कमला अपने हाथों को जोर जोर से झटक रही थी और पागलों की तरह चीख रही थी। खून, खून, यहाँ पर खून है, खून बिखरा हुआ है यहाँ चारों तरफ। देखो देखो, वहाँ वो बैठी हुई है, वो बुला रही है मुझे। मैं चुपचाप उसके नहाने के पानी में 2 बूंद बाबा की दी हुई अभिमंत्रित जल भी डाल देता है। सभी नीचे हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तभी पन्ना दौड़ते हुए नीचे आती है। बहूजी फिर से वैसे हो गई हैं। मैं उन्हें नहलाने के लिए जैसे ही गुसल खाने में ले गई, वो जानवर की तरह गुर्राने लगी और पानी की बाल्टी उठाकर दूर पटक दी। मैं उनका कमरा बाहर से बंद करके आई हूँ। मेरी तो अब वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो, हम देखते हैं। माँ एक बात बताओ, मैं इसी घर में पैदा हुआ, यहीं पर रहते हुए मैं 25 साल का हो गया, लेकिन आज तक मैं उस कमरे के बारे में नहीं जानता। फिर ये कमला उस खुफिया कमरे तक कैसे पहुंच गई? और ऐसा क्या है उस कमरे में जो इतने सालों से वो बंद पड़ा है, जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं था कि वहाँ ऐसा कोई कमरा भी है? बेकार की बातों में दिमाग मत लगाओ कुलदीप। इस समय कमरे से ज्यादा जरूरी कमला की हालत है। ये सोचो कि तुम्हारी पत्नी ठीक कैसे होगी। अरे बहुत आश्वासन देकर विदा करके लाए थे हम कमला को। क्या पता था कि आने के बाद स्थिति बिल्कुल नियंत्रण से बाहर ही हो जाएगी। हम तो ये सोच सोच के परेशान हैं कि अगर कल को कमला को कुछ हो गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे हम। कुछ भी कहो, मुझे ऐसा लगता है बहू के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब इसी हवेली से ही जुड़ा हुआ है। अरे अच्छी खासी हट्टी कट्टी लड़की थी, इस घर से रिश्ता जोड़ने के बाद देखो क्या से क्या हो गई। कोई पहचान भी नहीं सकता, ऐसी हालत हो गई है बेचारी बच्ची की। चांद जैसा रूप था उसका। कमला की हालत पर चिंता जताते हुए अखिलेश ठाकुर अपने माथे पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। अब तो उन्हें बस किसी तरह ये दिन बीतने का इंतजार था, ताकि बाबा की साधना पूरी हो और वो आकर इस समस्या का कुछ तो हल सुझाए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही ठाकुर की हवेली पर अघोरी बाबा दस्तक देते हैं। कहाँ है वो बच्ची? क्या ये जो जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आ रही है, ये वही है? बाबा वो ऊपर अपने कमरे में है। हमने दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ है। मजबूर हैं हम लोग, क्या करे कुछ समझ नहीं आता। जिस लड़की को इतने अरमानों से अपने घर दुल्हन बनाकर लाए थे, आज उसकी ऐसी दशा देखकर मन एक एक पल में 100 आंसू बहा रहा है। हम तो कहते हैं अगर ऊपर वाले को कष्ट देना था तो हमें देता। हमारी फूल सी बहू का जीवन शुरू होने से पहले ही क्यों बर्बाद कर दिया। थोड़ा धीरज रखिए, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ ये पता लगाने का कि आखिर आपकी बहू के साथ ऐसा क्या हुआ है जो उसकी हालत ऐसी हो गई। आप एक बर्तन में अपने घर का जल भर कर लाइए। बाबा के कहने पर शशि एक बर्तन में जल लाकर बाबा को दे देती है। बाबा अपने साथ लाई हुई सामग्री को घर में बिछाते हैं और उसके बाद उस जल के ऊपर कुछ मंत्रों की क्रिया करने लगते हैं। कुछ देर तक जल को अभिमंत्रित करने के बाद यही वो कमरा है जहाँ से इन सब चीजों की शुरुआत हुई है। इस कमरे में एक बहुत शक्तिशाली रूह का वास है। जल में हो रही हलचल बता रही है कि ये रूह कोई आम रूह नहीं है, ये एक शैतानी रूह है जो बहुत ताकतवर है। आमतौर पर ये जल इतना जोर जोर से हिलोर नहीं मारता जितना इस बर्तन में मार रहा है। आप सब लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं, यहाँ रुकना आपके लिए ठीक नहीं है। बाबा सभी को लेकर उस तहखाने से बाहर आते हैं। ये कमरा आपकी हवेली में कब से है? आप कुछ तो जानते होंगे इस कमरे के बारे में, वरना इस तरह से इसे खुफिया रखने का कोई तो मतलब है ना। जरूर कुछ तो राज है इस कमरे के पीछे। बाबा वैसे तो ये हवेली मेरे पुरखों के जमाने की है। मेरे दादा के पिता ने ये हवेली बनवाई थी, लेकिन मेरा बचपन इसी हवेली में बीता है। मुझे अच्छी तरह याद है पहले यहाँ ऐसा कोई खुफिया कमरा नहीं था। इस कमरे को छोटा करने के बाद ये खुफिया कमरा बनाया गया है। अब किसने किया और क्यों किया ये तो मैं भी नहीं जानता। यदि आप कुछ जानती हैं तो बता दीजिए। वैसे मेरे पास तो सच पता करने के
और भी तरीके हैं। मैं अपनी सिद्धियों से उस आत्मा से सारा सच पता लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें लंबा समय लग जाए और उतने समय में आपकी बहू को यह आत्मा कोई नुकसान पहुंचा सकती है। जरूर आप लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अगर सच नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन फिर आपकी बहू की जान बचाने की मेरी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ। आपने बताया था कि आपकी बहू के सुहाग के सामान के साथ भी कुछ छेड़छाड़ हुई थी। जी बाबा जी, हमारी बहू की सुहाग की चूड़ियों की जगह न जाने कहां से काली चूड़ियां आ गई थी। क्या वो काली चूड़ियां अभी भी है आपके पास? अगर है तो लेकर आइए। बाबा की बात सुनकर शशि तेज कदमों से अपने कमरे में जाती है और वो काली चूड़ियां लेकर बाबा के सामने आ जाती है। लीजिए, बहू के हाथों से उतरवा कर ये चूड़ियां मैंने अपने पास रख ली थी। बाबा कुछ देर तक आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर हाथ में जल लेकर कुछ बूंदे उन चूड़ियों पर छिड़कते हैं तो चूड़ियों का रंग बदलने लगता है और फिर धीरे धीरे लाल हो जाता है। ये देखिए, ये चूड़ियां कभी काली नहीं थी। ये वही लाल चूड़ियां हैं जो आपने अपनी बहू के शगुन में रखवाई थी। किसी ने काला जादू किया है इनके ऊपर। आपके बहू के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है। लेकिन बाबा, कोई हमारे घर पर काला जादू क्यों करेगा? और सबसे बड़ी बात, मेरी बहू से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? इस बेचारी को इस हवेली तो क्या, इस गांव में भी कोई नहीं जानता। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, काला जादू करने वाला कोई बाहर का नहीं होता, हमेशा कोई अंदर का ही शापित होता है और कारण अवश्य ही कोई निजी होगा। कारण आप तलाशने की कोशिश करिए, मैं भी अपनी विद्या के जरिए पता लगाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बाबा, अभी तो आप कह रहे थे कि कमला के ऊपर किसी आत्मा का साया है और अब आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर काला जादू का प्रयोग है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, यही पहेली तो मैं सुलझाना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जिसने पहले आपकी बहू के ऊपर काला जादू किया। एक बात बताइए, तहखाने के उस कमरे में क्या कमला के इस घर में आने से पहले भी कभी कोई इस तरह की घटना हुई है? कभी कोई असामान्य चीज हुई है आपके घर में, या किसी को डर लगा हो? बाबा जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आज तक सब सामान्य था। यही पहेली तो गहराती जा रही है। चाहे जो भी हो, इस पहेली की सिरे आपकी हवेली से ही जुड़े हैं। ठीक है, ऐसा करिए, इस हवेली में काम करने वाले सारे नौकर और सहायकों को हमारे सामने बुलाइए। हम एक बार उन सब की भी परीक्षा लेना चाहते हैं। इस तरह के मामले में अधिकतर घर के ही किसी आदमी का हाथ होता है। बाबा की बात सुनकर शशि घर में काम करने वाले सभी सहायकों को बुला लेती है। बाबा कुछ देर तक सिंदूर, मखाने और काले तिल को यज्ञ कुंड में डालकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी तंत्र विद्या से सिंदूर को अभिमंत्रित किया है। आप में से जिसने भी कमला के ऊपर काला जादू किया है, स्वयं उस बात को स्वीकार कर लीजिए, वरना मैं बारी बारी से यह सिंदूर आप लोगों के मस्तक पर लगाऊंगा। इसको लगाने से जिसने भी कमला के ऊपर काला जादू किया होगा, उसका हाल कमला से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। मुझे शक्ति प्रयोग करने पर विवश मत कीजिए। बाबा की ये बात सुनकर घर में काम करने वाले सभी 5 नौकरों के चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। एक एक करके बाबा सबके माथे पर सिंदूर का तिलक लगा ही रहे थे कि तभी पन्ना वहां से भागने लगती है। पकड़ो इसे, जरूर इसने ही सब किया है। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये 15 साल से हमारे घर में काम कर रही है। मुझे इसके ऊपर उतना ही भरोसा है जितना कि कोई अपने परिवार पर करता है। अखिलेश और कुलदीप पन्ना को पकड़कर बाबा के सामने लेकर आते हैं और जैसे ही बाबा मुट्ठी में सिंदूर भरकर पन्ना के माथे की ओर लाते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं बाबा, छोड़ दो मुझे, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था मेरा। बाबूजी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके जो भी कमा कर लाते थे, उसी में हम दोनों बहनें और बाबूजी अपना पेट पालते थे। कुछ समय के बाद बाबा की गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि बाबा का इलाज कर सके। बस ऐसे ही तिल तिल मरकर देखते रहे हम अपने बाबा को। बाबा के जाने के बाद मैं छोटे मोटे काम करके घर चलाने की कोशिश करने लगी। मेरी बहन रुक्मणी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर उसके प्रेम में पड़ जाए। हम गरीब लोग थे, गांव में बड़े बड़े जमींदार और ठाकुरों का राज था।
उसकी सुंदरता को देखकर कहीं किसी अमीर की नियत उसके ऊपर खराब न हो जाए, इसीलिए मैं उसे घर में छुपा कर रखती थी। लेकिन कहते हैं ना, तालों में रखने के बाद भी कीमती चीज चोरी हो ही जाती है। न जाने कैसे एक रोज जब रुक्मिणी पानी भरने के लिए कुएं पर गई तो उसे अखिलेश ठाकुर ने देख लिया। मेरी नादान 17 बरस की बहन नहीं समझ सकी कि ये अमीर ठाकुर सिर्फ गरीबों से अपना दिल बहलाया करते हैं। मेरे काम पर जाने के बाद वो चुपके से ठाकुर साहब से मिलने के लिए जाया करती थी। एक दिन उसके और ठाकुर साहब के प्रेम की भनक उनकी पत्नी यानी कि हमारे शशि मेम साहब को लग गई थी। शशि जी जानती थी कि अपने पति को उस लड़की से मिलने से रोकेंगी तो वो इसका विरोध करेंगे और घर में कलेश होगा सो अलग, हो सकता है उन्हें तलाक भी दे दे। इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शशि मेम साहब ने रुक्मणी को अपने विश्वास पात्र आदमी के हाथों गायब करवा दिया। ठाकुर अखिलेश से जब रुक्मणी कई दिनों तक मिलने नहीं आई तो इन्होंने आदमी भेजकर उसका पता निकलवाया। आसपास के लोगों ने उन्हें बताया कि रुक्मणी ना जाने कहाँ गायब हो गई है, शायद किसी के साथ भाग गई होगी। ठाकुर कुछ दिन तक उसका इंतजार करते रहे और जब रुक्मणी लौट कर नहीं आई तो फिर धीरे धीरे रुक्मणी को भूल गए। जब मेरी बहन गायब हुई तो मैंने हर संभव कोशिश की अपनी बहन को तलाश करने की। फिर एक रोज किसी सहेली से मुझे पता चला कि मेरे काम पर जाने के बाद वो अखिलेश ठाकुर से चोरी छिपे मिला करती थी। इसीलिए मेरा शक इनके ऊपर चला गया। हम गरीब लोग हैं, सीधा जाकर ठाकुर पर इल्जाम लगाती तो मुझे भी मेरी बहन की तरह जाने कहाँ गायब करवा दिया जाता। इसीलिए मैं उनकी हवेली में काम मांगने के लिए आई। मुझे हवेली में काम तो मिला, लेकिन कई बरस बीतने के बाद भी अपनी बहन का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हवेली में एक आदमी धीरज सिंह का बहुत आना जाना था। मैंने अक्सर उसे ठकुराइन से बात करते देखा था। घर में आते जाते वो मुझे ताड़ने लगा था। धीरज सिंह मुझ पर डोरे डालने लगा था। मुझे अब सच जानने का मौका मिल गया था, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने रुक्मणी को गायब किया था। मैंने धीरज के साथ प्रेम का नाटक किया। एक रोज शराब के नशे में उसने मुझे रुक्मणी की सारी सच्चाई